नमस्कार दोस्तों, द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो द्विघात समीकरण अपन पढ़ रहे थे, आगे आधी क्लास अपन ने कर ली थी। तो उससे आज थोड़ा सा क्या करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। द्विघात समीकरण पहले जो समीकरण दी हुई थी, अपन ने देखा था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आज अपन द्विघात समीकरण बनाएंगे कि आपको कथन दिए हुए दूसरा सवाल, पहला सवाल अपने हो गया था, अब दूसरा सवाल था कि आपको कथन दिए हुए और अपन को क्या बनानी है, उसकी समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इसमें ये मैंने आपको ये भी बताया था कि a बराबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। और a है वो आपके a b c कोई क्या है, पूर्णांक है, अचर पद है। a b है वो x का गुणांक है और c है वो क्या है, अचर पद है। और a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, b है वो x का गुणांक है और c है वो क्या है, अचर पद है। और ये बराबर नहीं होना चाहिए था 0। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो स्थितियां दी हुई है 2-3, उसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है अपन को। ठीक है, इसको देखते हैं। पहला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अपन को दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आगे दिया हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई कॉमा मीटर में है लंबाई चौड़ाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। इसके लिए अपन को क्या करना है, समीकरण लिखना है। मैं पढ़ लेता वापस सवाल कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक है। चौड़ाई के दुगुने से एक क्या है, अधिक है। अब आपको दिया हुआ क्या है वो देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई, ये क्या बोल रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई का दुगुना करो और उससे एक क्या है, अधिक है। तो अपन मान लेते हैं अपने पास न तो लंबाई है और न ही चौड़ाई है, क्या दिया हुआ है, केवल और केवल क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। अपन मान लेते हैं कि सवाल करते हैं, माना भूखंड की लंबाई बराबर x और मान लीजिए कि अपन ने लंबाई x मानी है तो चौड़ाई y मानेंगे, तो वो तो एक एक समीकरण में चला जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, चौड़ाई। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x। भूखंड की चौड़ाई है वो अपन ने क्या मान ली, x। आप भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी है, x। भूखंड की चौड़ाई बराबर x। तो अब लंबाई कितनी आ जाएगी, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई ये क्या बोला, देखो लंबाई चौड़ाई के दुगुने, यानी कि चौड़ाई का 2 गुना करो, ये 2 गुना x। चौड़ाई का क्या कर दिया, दुगुना। चौड़ाई के दुगुने से इसका दुगुना करोगे, उससे एक अधिक है, उससे एक क्या है, अधिक। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ये अपन ने इसको लिख दिया। इसको सही से थोड़ा लिखते हैं, देखिए 2 का गुणा x है तो 2x प्लस 1 होगा। 2x प्लस कितना हो गया, 1। चौड़ाई तो अपन ने कितनी मान ली, x। फिर जैसा कि प्रश्न में बोला था उसके अनुसार लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी, 2x प्लस 1, यानी कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, दोनों ही मीटर में है, ठीक है। अब यहां से आगे देखते हैं। अतः भूखंड का भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और गुणा में चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। भूखंड का क्षेत्रफल अपने पास है कितना है, 528। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई तो कितनी है, 2x
प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x और बराबर कितना रखोगे आप 528 रखेंगे। कितना रखेंगे 528 रखेंगे। 2x प्लस x गुणा में x बराबर 528 क्योंकि क्षेत्रफल अपन को पहले से दिया हुआ और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इन दोनों का क्या कर दिया गुणा कर दिया मैंने। क्या कर दिया गुणा। तो गुणा कर दिया इन दोनों का ही गुणा करेंगे अपन 2x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर कितना लिख देंगे 528 लिख देंगे। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं अपन। देखिए यहाँ ऊपर कर देता हूं मैं यहाँ पे यहाँ से देखो या फिर यहाँ आ जाते हैं अपन यहाँ कर लेते हैं। देखो x का गुणा करता हूं मैं 2x के साथ। x का गुणा 2x है 2x स्क्वायर हो गया यानी कि चर राशि के साथ यानी कि x का गुणा x से होगा तो आधार समान होने पर घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी कितनी है 1 तो 1 और 1 कितनी हो गई 2 2x स्क्वायर। x का स्क्वायर अब गुणा करते हैं अपन a से बंटन नियम लगेगा दोनों के साथ गुणा होगा। पहले 2x के साथ कर दिया अपन ने और अब किसके साथ करेंगे 1 के साथ करेंगे। अब 1 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 528। बस द्विघात समीकरण अपनी आ गई 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528 आ गया। अब 528 को आप इधर लेना चाहते हो आप तो ले लो इधर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस सॉरी प्लस x 228 बराबर 0। अब देखिए अपने पास आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आ गई पूरी द्विघात समीकरण। सेम ऐसा कैसा रूप आ गया कि नहीं आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 228 a का मान 2 b का मान 1 c का मान माइनस के 528। तो ये इसको अपन ने क्या लिख दिया द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। एक आयताकार भूखंड था अपने पास क्षेत्रफल दिया हुआ था ये बोल रहा था कि लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो अपन ने क्या कर दिया चौड़ाई को मान लिया x। चौड़ाई को कितना मान लिया x चौड़ाई को x माना तो लंबाई इसकी कितनी हो गई 2x प्लस 1 यानी कि उसके दुगने से एक अधिक। अब अपन जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया अपने लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना कर दिया 528। तो यहां से अपन ने गुणा कर दिया x का 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। 528 प्लस का था इधर आ गया तो किसका हो जाएगा माइनस का और बराबर क्या आ गया 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया इसके। ठीक है अब देखिए आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। सवाल नंबर दूसरा दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। आगे ये क्या बोल रहा है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। ठीक क्या दिया हुआ वो देखते हैं अपन। क्या दिया हुआ है देखिए दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है वो 306 यानी कि आप दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक लो उनका गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 306। अब मानते हैं अपन कि माना देखो धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है क्या बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक और क्रमांकित बोल रहा है यानी कि आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लोगे जैसे कि धनात्मक पूर्णांक देखो संख्या रेखा और संख्या रेखा के इधर दाईं ओर वाले मान तो पॉजिटिव और बाईं ओर मान वाले होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अब धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहे हैं अपन प्लस वाली संख्या तो क्रमांकित क्रम से आने वाले जैसे मैंने पहला ले लिया 2 तो उसके आगे वाला कौन सा होगा 3। भाई पहला 2 ले लिया तो 2 के आगे क्या आएगा 3 या फिर पहला ले लिया 5 तो 5 के आगे वाला क्या आएगा 6। मान लीजिए कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक लेते हो जैसे कि 1 ले लिया तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन जाएगा 2। अब आपने 2 ले लिया तो उससे आगे वाला 3 ऐसे दो क्रमांक कोई भी 2 लेने अपन को। तो याद देखिए अगर मैं पहला 1 लेता हूं तो 2 को ज्ञात करना है मेरे को तो मैं क्या करूंगा 1 के अंदर 1 को जोड़ूंगा तभी 2 प्राप्त होंगे। या फिर मैंने पहला 2 ले लिया पहला कौन सा ले लिया 2 अब आगे वाला ज्ञात करना है। अब आगे वाला ज्ञात करना है तो 2 के अंदर 1 को जोड़ना पड़ेगा तभी 3 आएंगे। मान लीजिए कि पहला मैंने 10 ले लिया अब उसका अगला करना है ज्ञात तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 10 प्लस 1 बराबर 11 यानी कि अगला
धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए आपको एक जोड़ना पड़ रहा है। कितना जोड़ना पड़ रहा है? एक जोड़ना पड़ रहा है, तभी आगे वाला धनात्मक पूर्णांक है वो प्राप्त हो रहा है अपन को। ठीक है, आगे देखिए, अपन मान लेते हैं कि माना, क्या मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अपन ने क्या मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना मान लिया अपन ने? x मान लिया। पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना मान लिया? x। अब पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, अब इसके आगे वाला चाहिए अपन को। अभी अपन ने क्या बोला था कि एक को क्या करना है? जोड़ना है। अतः अगला धनात्मक पूर्णांक बराबर x के अंदर एक को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो x प्लस 1, पहला x मान लिया तो x का अगला वाला यानी कि x प्लस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x प्लस 1। अब दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपन को? गुणनफल, यानी कि इनका गुणा दिया हुआ है अपन को। अतः प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न में जैसे दिया हुआ है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार पहला धनात्मक पूर्णांक ये रहा, उसके अगला वाला धनात्मक पूर्णांक है वो x प्लस 1। तो पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x गुणा x प्लस 1, यानी कि दोनों का गुणनफल। और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ अपन को? 306 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 306। तो ये दोनों का गुणा x और x प्लस 1 बराबर कितना दिया हुआ है? 306 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 306 दिया हुआ है। अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं अपन। देखिए इसमें भी बंटन नियम लगेगा। x का x के साथ किया तो x का स्क्वायर आ गया, और x का 1 के साथ किया तो x आ गया, और बराबर में कितना है? 306। बराबर में कितना है? 306। अब यहाँ से ये प्लस है, उसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x, और इधर जाएगा तो ये माइनस का। यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, और बराबर में क्या रह जाएगा? 0। अब ये आ गया, देखो ये अपने आ गया इसका द्विघात समीकरण के रूप में, इसको अपन ने निरूपित कर दिया। ठीक है, बात सिर्फ इतनी थी कि पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा आप कैसे प्राप्त करते हो उससे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वाला सवाल क्या है अपने? अगला वाला सवाल है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ है वो रोहन से है वो 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। देखिए इसको लिख देता हूं मैं प्रश्न को। चलिए तीसरा प्रश्न, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। अब आगे क्या बोल रहा है? 26 वर्ष बड़ी, उसकी आयु का गुणनफल, उसकी आयु 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल दिया हुआ अपन को। अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात ये क्या बोल रहा है? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, रोहन की वर्तमान आयु, हालांकि यहाँ ज्ञात नहीं करनी है, लेकिन प्रश्न अगर आ जाए तो ये आएगा कि रोहन की वर्तमान आयु है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ क्या है अपन को? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? यानी कि रोहन से बड़ी है। रोहन की माँ बोल रहा है और उससे बोल रहा है, इसका मतलब किससे बड़ी है? रोहन से बड़ी है। 1 मिनट, ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। माना किसकी माननी पड़ेगी? जिससे बोल रहा है उसकी माननी पड़ेगी। देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, तो रोहन की माँ की आयु अपने पास नहीं है। रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु दोनों की नहीं है, दोनों की अपने पास नहीं है, लेकिन रोहन की माँ है
वो 26 वर्ष बड़ी है किससे, रोहन से। तो अपन मान लेते हैं रोहन की, तो माना रोहन की वर्तमान आयु यानी कि अभी फिलहाल वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिया। कितना मान लिया, x वर्ष मान लिया। मान लेते हैं अपन कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, x वर्ष। कितनी है, x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं अपन, x वर्ष मान लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, x वर्ष। अब रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन तथा उसकी मां की आयु, या फिर ये लिख देते हैं कि वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु, अतः उसकी मां की वर्तमान आयु। अब रोहन की अपन ने x माना है, तो 26 वर्ष रोहन से क्या है, वो बड़ी है। इसका मतलब उसकी मां की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। x प्लस कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष। यानी कि रोहन की x वर्ष है, तो रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि इसने क्या बोला है कि रोहन की मां है वो उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है। तो x रोहन की, तो उसकी मां की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। मान लीजिए रोहन है वो 5 वर्ष का है और इसकी मां है वो 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी मां की कितनी, 31 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 26 प्लस 5 कितनी हो जाएगी, 31। यानी कि जो रोहन की आयु है उससे 26 वर्ष क्या है, उसकी मां बड़ी है। अब ये क्या बोल रहा है, उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु का गुणनफल, रोहन का और रोहन की मां की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी और अभी से 3 वर्ष बाद। अभी से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अपन मान लेते हैं कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद, वर्ष पश्चात रोहन की आयु, किसकी आयु, रोहन की आयु। अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 3, x प्लस 3। भाई 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, अभी 5 है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8। यानी कि x प्लस 3 कितनी हो जाएगी, 8। इसका मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। तथा उसकी मां की आयु, उसकी मां की आयु अभी से 3 वर्ष बाद अभी कितनी है, x प्लस 26 है, तो उसके 3 वर्ष बाद x प्लस 26 तो अभी है और 3 वर्ष बाद 3 बढ़ जाएगी, यानी कि प्लस के 3 वर्ष बाद 3 है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो x प्लस 3। करो आगे, x प्लस 26 और 3 कितने हो गए, 29 हो गए, यानी कि x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है, आगे देखो, 3 वर्ष पश्चात अपन ने आयु तो निकाल ली, अब उनका गुणनफल कितना है, 360 है। यानी कि 3 वर्ष बाद की जो भी आयु आएगी उसका गुणनफल है वो 360। यानी कि इन दोनों का गुणनफल, ये वर्तमान, ये किसकी है, रोहन की, ये किसकी है, रोहन की, और ये है इसकी मम्मी की, माँ की, ये रोहन की, और ये किसकी है, उसके माँ की। इन दोनों की आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल। करो इनकी गुणनफल, तो x प्रश्नानुसार लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्न में जैसे दिया हुआ है उसके अनुसार क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 29 दोनों का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो दोनों का गुणा कर लेते हैं, दोनों का क्या कर लेते हैं, गुणा। x का x के साथ किया, बंटन नियम लगेगा, दोनों का दोनों के साथ होगा, x का x से x स्क्वायर, x का 29 से 29x, x का 3 से 3x और 3 का किससे, 29 से। 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6, 7 और 8 87 हो गया। हाँ 9 तिया 27, 2 और 3 दूनी 6, 7 और 8 बराबर 360। चलो ये x और x वाले समान है तो जुड़ जाएंगे, जोड़ दो इनको, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x, 29 के बाद में 30, 31 और 32x प्लस के 87 और माइनस इधर जाएंगे तो 360 और बराबर में क्या रह जाएगा, 0। घट रहा है कोई, ये घट रहा है, देखो घटा दो इनको, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये देखो 10 में से 7 गए
3, और इधर 35 में से 8 गए तो 27। ठीक है, कितना रह रहा है, 10 में से 7 गए तो 3, और ये 35 रह गए, 5 और 3 27, 273 बराबर 0। यहाँ से देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई अपने। x प्लस 26, 27, 28 और 29, x प्लस 29 सही है। रोहन की वर्तमान आयु x प्लस 3 है, इन दोनों की आयु का गुणनफल, ये दोनों की आयु का गुणनफल किया, x का x से किया x स्क्वायर आ गया, x का 29 से किया 29x आ गया, फिर 3 का x के साथ किया 3x आ गया, फिर 3 का 29 के साथ किया 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6, 7 और 8 कितने हो गए 87, और यहाँ 360, इन दोनों की आयु का गुणनफल है वो कितना दिया हुआ था अपन को, 360 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था, 360। अब यहाँ से देखिए तो ये 360 और ये x और 3x, ये कितने हो गए 29, 30, 31 और 32x, ये 32x। अब यहाँ से देखिए इसको, ये प्लस का था इधर लाया तो माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, 10 में से 7 गए तो 3 रह गए। अब इधर इधर रह गए थे 35, कितने रह गए थे 35, 35 में से कितने गए 8, 5 गए 3 गए 27। ये बन गई अपने समीकरण रूप आ गया, ये इसका द्विघात समीकरण रूप आ गया। कौन सा आ गया, द्विघात समीकरण। इसका एक और सवाल दिया हुआ है आपको, एक और दिया होगा, एक रेलगाड़ी, चलिए आगे वाला भी ले लेते हैं साथ में। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से, समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल समान चाल से दूरी तय कर रही है, ये कोई 80 किलोमीटर की समान, अच्छा 80 किलोमीटर की दूरी, गड़बड़ कर दिया, की दूरी, चलिए ये दूरी, दूरी समान चाल से तय करती है, एक समान चाल से तय करती है। आगे क्या लिखा हुआ है, यदि उसकी चाल, यदि उसकी चाल, उसकी चाल, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्ष कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर प्रति आवर्ष कम कर दी जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का 3 घंटे का दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है रेलगाड़ी की चाल है, वो क्या करनी है, ज्ञात, अभी ज्ञात नहीं करनी, अभी समीकरण रूप में लाना है अपन को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी है वो समान चाल से तय करती है, एक समान चाल से तय कर रही है, कितनी दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर की दूरी। अपने पास स्पीड है वो दी हुई नहीं है, तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्ष कम कर दी जाए, अब जो स्पीड है उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दो, कम कर दो, कर दी जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में, 3 घंटे का, कितने घंटे का, 3 घंटे का अधिक समय लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे वो समय क्या करेगी, अधिक लेगी। ठीक है, अब अपने पास स्पीड दी हुई नहीं है, अपन को रेलगाड़ी की स्पीड है वो क्या करनी है, ज्ञात, जो ज्ञात करना है उसी को मानना है, जो ज्ञात करने के लिए बोलता है उसको क्या करना है, अपन को मानना है। तो ठीक, देखते हैं, माना माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति आवर्ष,
1 घंटे में कितनी जा रही है, वो x किलोमीटर चलती है, ये अपन ने मान लिया। ठीक, अब इसने बोला है कि कितनी दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक समान चाल समय से। अब देखो समय में डिफरेंट दिया हो, यहाँ पर जो समय लगता है, मान लीजिए कि इसको जाने में 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 5। तो इसको जाने में ये दूरी अगर स्पीड कम कर दी तो फिर समय कितना लगेगा, 3 घंटे अधिक लगेगा। तो फिर समय है वो कितना लगेगा, 3 घंटे अधिक। यानी कि इसमें जो समय लग रहा है उससे इसमें 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी 8 किलोमीटर प्रति आवर्स आपने कम कर दी तो। ठीक है, अब यहां से देखो समय का अंतर कितना है दोनों के, 3 घंटे का अंतर दिया हुआ है। कितना अंतर दिया हुआ है, ज्यादा किसमें लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, यानी कि जहां स्पीड आपने कम की है उसमें ज्यादा समय लगेगा, उसमें ज्यादा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स, रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स, तो समय और दूरी कितनी दी हुई है अपन को, कितनी दूरी, x किलोमीटर प्रति आवर से इसने कितनी दूरी तय की है, 480 किलोमीटर की दूरी तय की है। 480 किलोमीटर की दूरी क्या की है इसने, तय की है। तो यहां से समय बराबर कितना आ जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, और समय कितना दिया हुआ है, चाल। स्पीड कितनी है अपने पास, x। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब अपन ने क्या कर दिया, स्पीड को 8 घंटे कम कर दिया। रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम करने पर तो x माइनस 8। अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी करने पर, बराबर x माइनस 8 हो गई। अब इसकी स्पीड कितनी होगी, 8, x माइनस 8 हो गई। पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही थी, अब अपन ने 8 घंटे क्या कर दिया, उसमें से 8 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर को कम कर दिया। माना कि यहाँ 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी, 1 घंटे में कितना 100 किलोमीटर काट रही थी, तो यहाँ पर कितना काटेगी, 92 काटेगी, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति आवर की दर से अपन ने क्या कर दिया, कम कर दिया उसकी स्पीड। ठीक है, अब यहाँ देखो स्पीड बराबर कितनी आ गई, x माइनस 8 आ गई, कितनी आ गई। अब दूरी वही है, दूरी है कि यही रखनी, इसी दूरी को तय करना है। दूरी बराबर कितनी है, 480 किलोमीटर, ये दूरी। तो यहां पर समय कितना लगेगा, समय बराबर वही चाल बट सॉरी दूरी बटा समय, सॉरी दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, चाल बराबर, तो दूरी कितनी है 8, 40 बटा अब x माइनस 8। अब बताओ समय यहां ज्यादा लगेगा कि यहाँ, अब समय में अंतर कितना दिया हुआ है, समय में अंतर बराबर 3 घंटे। कितना दिया हुआ है, 3 घंटे दिया हुआ है। समय में अंतर बराबर कितना दिया हुआ है, 3 घंटे दिया हुआ है, यानी कि 3 घंटे का डिफरेंट आ गया। ज्यादा समय कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो ज्यादा, ये समीकरण नंबर मैंने क्या दे दी, 2। ज्यादा में से कम को घटा दो और अंतर बराबर कितना लिख देते हैं अपन, 3। तो ज्यादा समय यहाँ लगा रही है, अतः प्रश्नानुसार ज्यादा समय का लगा रही है यहाँ, 380 बट्टा x माइनस 8 इस समय में, और इस वाले समय में 380 बट्टा x, दोनों में कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे बराबर 3, यानी कि 3 का अंतर है दोनों में। इस वाले समय में से ये वाला समय घटाऊंगा तो 3 बचेगा मेरे पास, क्योंकि इसने इससे 3 घंटे ज्यादा समय लिया। यहाँ 5 घंटे ले रही थी तो यहाँ 8 घंटे लिया, 3 घंटे ज्यादा। यहाँ 10 घंटे ले रही थी तो यहाँ 13 घंटे लिया है। तो इस 13 में से 10 को घटाऊंगा ऊपर वाले को तो 3 रहेगा, और 8 में से 5 को घटाऊंगा तो भी कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो यहां से मैंने ये कर दिया। यहां से देखो एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 8 और x, और ऊपर देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 x रह गया, 480 x माइनस x से x गया तो 380 गुणा x माइनस 8, और बराबर में कितना रहा, 3। अब ये गुणा भाग में इधर भेजूंगा तो गुणा में आ जाएगा। यहाँ से देखो 480x, 480 का गुणा कर दिया माइनस 480x, और 480 का 8 से गुणा, 8 का 0, 8 64, 6, 832, 238, 832 और 6 38, 3840। अब ये पूरा का पूरा इधर गुणा में जाएगा, बराबर गुणा करके भेजता हूं मैं। देखो x का x स्क्वायर 3 गुणा x स्क्वायर, और x का गुणा 8 से तो 8x माइनस के
8x। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर और हल करना पड़ेगा। देखो इस सवाल मिटा देता हूं मैं अब देखो इसको ऊपर ले लेते हैं अपन। ये 480 से 480 तो गए, ये कितना रह गया, उधर देखो, इधर तो रह गया माइनस के 38 46, और इधर देखो बराबर में 3 का गुणा 3x² और 3 का गुणा 8 दिया 24x। इसको माइनस का उधर भेज दो, 3x² माइनस 24x, माइनस का है तो प्लस का 38 और 40, और बराबर में क्या रह गया 0। 3 का भाग जा रहा है तो दे दो, 4 और 3 7 8 15, 3 का भाग जाएगा, आप दे सकते हो। कॉमन लेना है 3 को, तो ये x² माइनस 8x और 3 का दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 रह गया, 3 अटे 24, 1280, और बराबर में क्या है 0। ये आ गया आपके द्विघात समीकरण। ये क्या आ गया आपके द्विघात समीकरण आ गई। तो इस प्रकार से कथन दिए हुए थे चारों, और अपन ने क्या किया, उसके द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, अब इसी के साथ अभी शुरुआत की है अपन ने कि जैसे ही क्लास पूरी हो जाती है अपन एक गणित की ट्रिक सीखेंगे। अपन क्या सीखेंगे, एक गणित की ट्रिक सीखेंगे और गुणा करना सीखेंगे गणित की ट्रिक से। देखिए कैसे सीखेंगे, एक बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, 11 का क्या करना है, वर्ग करना है। 11 का क्या करना है, वर्ग। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। कितना होता है, 121। अब 11 के वर्ग के बाद में आपको 111 का वर्ग करना है। तो आपको क्या करना है, देखो 2 बार 1 था तो 1 2 तक गए, फिर वापस मुड़ गए, 1 पर आ गए। 2 है, 3 है तो 3 तक जाना है, 1 2 3, और फिर वापस मुड़ जाना है 2 और 1। अब 1 1 1 1 1 4 है, कितनी बार है, 3 और 2 5 बार। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 तक जाना है, फिर वापस मुड़ जाना है। वापस कैसे मुड़ोगे, 4 3 2 1, ये आ गया उत्तर। ये क्या आ गया आपका उत्तर। इसी तरह आपको बताना है 1 2 3 4 5 6 7, इसका वर्ग करोगे तो आपके उत्तर है वो कितना आएगा। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वाली क्लास में अपन द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं उनको सीखेंगे। ठीक है।